आज की क्लास लाइव नहीं होने वाली है, ये क्लास रिकॉर्डेड है। इस वीडियो को पहले ही रिकॉर्ड कर दिया गया है, ये प्रीमियर में आपका चल रहा है जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव पढ़ाने में बड़ी समस्या थी कि वाईफाई अभी सही नहीं हो पाया, नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो ब्लर आ रहा था, ना तो ऑडियो क्लियर था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो पढ़ने से मतलब है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में ऐसे ही करा दे रहा हूँ और आप इन लोगों को आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। लाइव में क्या होता है, थोड़ा आप कमेंट भी देखते रहते हैं तो उससे भी कोई फायदा है नहीं बहुत ज्यादा, है ना। आपको मेन एम क्या है, पढ़ाई करना, चीजों को समझना। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे चीजों को बता के समझा रहा हूँ, आप बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे सेट नंबर 4 में, और कौन सा था, 824 सीएम कोड का था, उसी को हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, हमने ये क्वेश्चन देख लिया था। दो कारकों को बताइए जिन पर धारावाही परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, ये हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न है, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न है, हमें ये देखना है। हम इसको देखते हैं, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक। आप एक तरफ डालेंगे विद्युत चुंबक, एक तरफ डालेंगे अस्थायी चुंबक, उसके बारे में लिखेंगे। आप हेडिंग क्या डालेंगे, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक, तथा अस्थायी चुंबक या चुंबकत्व, अस्थायी चुंबक में अंतर, में अंतर, ठीक है। ये आपकी हेडिंग होगी। इसके बाद आप एक तरफ विद्युत चुंबक, एक तरफ अस्थायी चुंबक, उसमें टॉपिक लिखेंगे, ठीक। लेकिन इसको लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअली में है क्या। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है क्या, हम उसको समझते हैं एक बार। देखिए, अस्थायी चुंबक का मतलब क्या है कि जैसे हमने एक चुंबक ले लिया जो आपके पास होता है, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगे। सेम ऐसे इधर नॉर्थ से साउथ में जाएगा, ऐसे भी नॉर्थ से साउथ में जाएगा, यहां से भी नॉर्थ से साउथ में जाएगा, यहां से भी नॉर्थ से साउथ में जाएगा। और ये कहीं पे भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यहां से कुछ इस प्रकार से किरणें जाएंगी, यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहां से एंटर करेगा, ये भी किरणें यहां से निकलेंगी, ऐसे जाएंगी। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल चुंबक है जो अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझिए, ये जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, क्या हम इसके पोल को बदल सकते हैं? क्या हम सोचे कि इसके पोल ही बदल दें, ये साउथ इधर हो जाए, ये नॉर्थ इधर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हम इसके ध्रुवों को नहीं बदल सकते, हम इसके ध्रुव को नहीं बदल सकते, समझ में आया। दूसरा, अगर हम इसे साउथ को इधर कर दें, नॉर्थ को सॉरी नॉर्थ साउथ तो हो गया, क्या हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं? ये जो चुंबकत्व है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इसकी पावर को हम बढ़ा सकते हैं? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो चुंबक है, जितनी उसकी क्षमता है उतनी ही पावर रहेगी, उसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो दो मेन रीजन हो गए, क्या कि इनके ध्रुवों को नहीं हम बदल सकते, इनके ध्रुवों को नहीं हम बदल सकते, इसके साथ साथ क्या, इसकी पावर को कम ज्यादा हम नहीं कर सकते, इसकी पावर को कम ज्यादा हम नहीं कर सकते। तथा इसका तीसरा खास गुण है कि अगर इसको पीटा जाए या गर्म किया जाए, अब ऐसा नहीं कि आप लेके किसी चीज से पीटो, आग में डाल दो, हाई टेम्परेचर, ठीक है, अगर इसको पीटा जाए, गर्म किया जाए, तो ये अपने चुंबकत्व को खो देता है, ये अपने चुंबकत्व को क्या करता है, खो देता है, हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकता, ठीक है। अगला, अगर हम बात करें किसकी, विद्युत चुंबक की, विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक में क्या होता है, हमें परिनालिका की आवश्यकता होती है। किसकी? परिनालिका की, ठीक, परिनालिका। जैसे ही यहां पर ऐसे वायर लपेटा होगा, ऐसे प्लस माइनस, मान लीजिए हमने बैटरी लाके यहां जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी संयोजन भी चित्र बना देते हैं, ऐसे ऐसे पॉजिटिव निगेटिव। जैसे हम इसमें विद्युत धारा देंगे, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलेगा, इधर जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर जाएगा, सेम ऐसे इधर से यहां पर आएगा, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा,
कुछ इधर निकलेगा बिल्कुल इसी के जैसा, ठीक है, ऐसे ऐसे गति करेगा। मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। हमने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, प्लस लगाया नॉर्थ पोल, माइनस लगाया साउथ पोल, मान लेते हैं, ठीक। क्या हम इसके ध्रुवों को बदल सकते हैं? जैसे इसके ध्रुव को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन क्या हम इसके ध्रुव को बदल सकते हैं? अगर हम इस प्लस को उधर और इस माइनस को इधर कर दें, तुरंत ये साउथ इधर हो जाएगा, नॉर्थ हमारा इधर हो जाएगा। समझ में आया? साउथ इधर हो जाएगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा। यानी हम जो हमारी परिनालिका है, जिसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक की मदद से ध्रुवों को बदल सकते हैं, ध्रुवों को हम बदल सकते हैं, ठीक है। अगला गुण, क्या हम इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं? क्या हम इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं? इस पर ध्यान दीजिए। क्या इसकी पावर बढ़ेगी? नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें विद्युत धारा बढ़ा दें, इसमें हम विद्युत धारा बढ़ा दें, विद्युत धारा बढ़ा दें, तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ अगर इसके हम फिर जो कुंडली लपेटा है, जो तार लपेटा है, उसको बढ़ा दें तो भी विद्युत धारा, उसको बढ़ा दें और विद्युत धारा बढ़ा दें तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी धारा बढ़ाने से भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, कॉइलों की संख्या बढ़ाने से भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि इसमें लपेटा हुआ तार ही कम है, आप करंट पे करंट दिए जा रहे हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ खूब ज्यादा लपेट दिए तार, आप करंट यहाँ कम दे रहे हो। पैरेलल मात्रा में कुल मिला के ओवरऑल इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीजें समझ ली। तीसरा हमने क्या बताया था? पहला हमने ये बताया कि इसके ध्रुवों को नहीं बदल सकते, इसके ध्रुवों को बदल सकते हैं, बस यहाँ बैटरी प्लस माइनस चेंज कर दूं। इसकी ताकत को कम ज्यादा नहीं कर सकते, इसकी ताकत को हम कम ज्यादा कर सकते हैं धारा बढ़ाकर, फेरों की संख्या बढ़ाकर। इसका उपयोग हम नर्म लोहे की क्रोड को विद्युत चुंबक बनाने में कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो छेद है ना, इसमें अगर कोई नर्म लोहे की क्रोड डाल दें, रॉड डाल दें, तो चुंबक बन जाएगा, चुंबक का काम करेगा जब तक इसमें विद्युत धारा बहेगी, ठीक। इसमें क्या है, इसको अगर हम पीट दें, इसका जो चुंबकत्व गुण है ना, वो सामान्य ताप और दाब पर होता है, जो सामान्य नॉर्मल होता है उसी पे रहता है। अगर हम इसको पीटते हैं, गर्म करते हैं, तो अपने चुंबकत्व को खो देता है। तो तीन विशेष गुण है, वही है विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में अंतर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उसी को हमें लिख देना है, ठीक है। ये समझने के लिए था, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो देखिए। एग्जाम में आपको कैसे लिखना हो भाई, ऐसा छाप देना है। विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक में अंतर, ये हेडिंग आपकी होगी। अब आप डालेंगे एक तरफ अस्थायी चुंबक, क्या डालेंगे आप? अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। एक तरफ विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। यहां बीच से हम इसको लाइन खींच देते हैं, ये हो गया। अब यहां आप पहला पॉइंट डालेंगे, आप चाहे तो ऐसे लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पहला पॉइंट क्या है अस्थायी चुंबक का, हम लिखते हैं सामान्य ताप व दाब पर यह अपने गुणों को, यह अपने गुणों को दर्शाता है, यह अपने गुणों को दर्शाता है। सामान्य ताप व दाब पर यह अपने गुणों को दर्शाता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। गुण कैसा है? चुंबक, चिपकने का, तभी अपना गुण दिखाएगा। हम यहां लिख सकते हैं इसे पीटने पर, इसे पीटने या गर्म करने पर, गर्म करने पर इसका चुंबकत्व का गुण, इसका चुंबकत्व का गुण कम हो जाता है या कम होने लगता है, कम हो जाता है या कम होने लगता है। यानी सामान्य टेम्परेचर, सामान्य मतलब सभी नॉर्मली है, तो हम एक चुंबक लिए रहेंगे तो उसका गुण बराबर, यानी चिपकने की जो क्षमता है सही रहेगी। लेकिन अगर हम इसको पीटे, किसी चीज से मारे बार बार, या गर्म बहुत ज्यादा कर दे, है ना, जैसे मान लो कोयला कहीं भट्टी जल रही उसमें डाल दिया, काफी समय तक पड़ा है, तो उसका चुंबकत्व का गुण जो होता है कम होने लगता है और खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा हीट कर दिया। तो ये पहला हो गया। परिनालिका, विद्युत चुंबक में हम क्या करते हैं, इसमें परिनालिका, परिनालिका का उपयोग,
परिनालिका का उपयोग हम क्षण चुंबक बनाने में करते हैं। क्षण चुंबक बनाने में करते हैं। क्षण चुंबक बनाते हैं, जैसे हमने बताया था ना, परिनालिका था, उसके बीच में रॉड डाल देंगे तो चुंबक का काम करेगा। तो ये एक अंतर हो गया इन दोनों में। दूसरा अंतर क्या है कि हम अस्थायी चुंबक के ध्रुव को, पोल को नहीं बदल सकते। तो हम लिखेंगे क्या, इसके ध्रुवों को बदला नहीं जा सकता, इसके ध्रुवों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, आपको सामने सामने ही लिखना है। अगर एग्जाम में आप लिख रहे हैं, आपका ये पॉइंट इतना आया है और यहाँ जगह छूटा है, तो आपको जगह छोड़ ही देना है। आपको यहाँ से 2 नंबर डालना है, बिल्कुल इसके सामने से। लेकिन मैं यहाँ 2 नंबर डालूंगा तो मेरे लिए बोर्ड छोटा पड़ जाएगा लिखने के लिए, लेकिन आपके लिए काफी छोटी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट, इसके ध्रुवों को नहीं बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसके ध्रुवों को बदल सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, इसके ध्रुवों को हम क्या, बैटरी के सिरों को बदल सकते हैं। ये दूसरा गुण है। यानी जो विद्युत चुंबक होगा, इसके ध्रुवों को हम बैटरी के सिरों को, जो बैटरी का सिरा ना प्लस माइनस, उसको चेंज कर दें तो इसका ध्रुव भी बदल जाएगा। तो वही हमने कहा, इसके ध्रुवों को हम बैटरी के सिरों को बदल सकते हैं। बैटरी के सिरों को बदलकर हम इसके ध्रुवों को बदल सकते हैं। ये दूसरा गुण हो गया, और दूसरा दोनों का अंतर भी हो गया। तीसरा क्या है कि हम इसके क्षमता को नहीं बढ़ा सकते, अस्थायी चुंबक के चुंबकत्व को नहीं बढ़ा सकते और पावरफुल नहीं बना सकते। तो हम लिखेंगे क्या, इसे हम और शक्तिशाली नहीं बना सकते, हैं। इसे हम और शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं। ये हो गया, यानी और ज्यादा इसकी क्षमता, पावर को हम अधिक बढ़ा नहीं सकते। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा कि इसे या परिनालिका में फेरों की संख्या तथा विद्युत धारा को बढ़ाकर हम इसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? यानी जो फेरों की संख्या, जो तार लपेटा उसको ज्यादा भर दे, विद्युत धारा ज्यादा दे दे। तो वही हमने लिखा, परिनालिका में फेरों की संख्या तथा विद्युत धारा को बढ़ाकर हम इसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा हो गया क्या, विद्युत चुंबक, और ये हो गया हमारा क्या, अस्थायी चुंबक। इन दोनों में ये विशेष मुख्य अंतर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, है ना? तो इसको मिटा देते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 सवाल और हैं, ये सेट भी, चौथा भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी करवा दिया है, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी करवा दिया, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम ये कहता है कि आप अपना बायां हाथ ले लो, उसकी अंगूठे को, इसका नाम तर्जनी है, तर्जनी को और ये मिड फिंगर माध्यिका, तीनों को एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार रखो कि एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे इसके देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये तीनों एक दूसरे को लंबवत हो। तो ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा और ये तर्जनी, ये जो हमारा मिड फिंगर है, तो ये मिड फिंगर जो होता है हमारे विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है, और ये जो है तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाता है, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है कि बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका तीनों को इस प्रकार करें कि जो बीच वाली फिंगर है ये विद्युत धारा को दिखाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे, तो ये ऐसे, ये अंगूठा और ये वाला ऐसे, और ये जो है ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसा है ना ये, तो ये जो हमारा ये है, ये ऐसे कर दिया हमने, है ना। तो ये जो हमारा बीच वाला है किसको दिखाता है? धारा की दिशा को। तो ये हो गया क्या? धारा, जिसे हम आई से कहते हैं। और ये दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र, ये है हमारा क्या? चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम बी से दिखाते हैं। और ये हमारा क्या? चालक पर लगने वाला बल, यानी एफ। क्या है? बल। इस प्रकार से आपको डायग्राम बना देना है, लेकिन लिखना कैसे है मैं उसको बताता हूं, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप यही लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम अपनी बाएं हाथ, हम अपनी बाएं हाथ की तीनों अंगुलियां, तीनों अंगुलियां, तीनों अंगुलियां कौन? अंगूठा, अंगूठा कामा तर्जनी तथा माध्यिका या मध्यिका, या फिर कह सकते हैं तथा बीच की उंगली, तथा बीच की अंगुली, बीच की अंगुली को इस प्रकार, बीच की अंगुली को एक दूसरे के, बीच की उंगली को इस प्रकार रखें, बीच की उंगली को इस प्रकार रखें कि, इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ये कह रहा है ना कि इस नियम के अनुसार हम अपनी बाएं हाथ की तीनों उंगलियां, अंगूठा ये, तर्जनी ये, तथा बीच की उंगली ये, को इस प्रकार रखे कि तीनों एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पे हो, ऐसे। तो क्या करेगा? ये बीच वाला धारा को, ये चुंबकीय क्षेत्र को, ये बल को एक दूसरे के लंबवत हो, तो बीच की उंगली, तो बीच की अंगुली, बीच की अंगुली विद्युत धारा को, बीच की उंगली विद्युत धारा, जिसे हम क्या कहेंगे? आई को, तथा ये जो तर्जनी है हमारी, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बी। चुंबकीय क्षेत्र को व या तथा, धारा को यहाँ कॉमा आप लगा दीजिए, धारा को तर्जनी उंगली, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी को, तथा अंगूठा, तथा अंगूठा चालक पर, अंगूठा चालक पर लगने वाले, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाता है,
चालक पर लगने वाले बल जो कि क्या है F की दिशा को, बल की दिशा को दिखाता है या दर्शाता है। यह नियम यह नियम यह नियम देखिए, यह नियम जो है किसी, ऐसा आपको लिखना है, किसी चुंबकीय, यह नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक पर लगने वाले बल की, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है ना। यह नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाता है। जैसे आप मोटर देखे हो, मोटर में तार भरा होता है, जब करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो उसके बीच में एक पुल्ली होती है जो घूमती है, जैसे पट्टा वट्टा लगाते हैं, जो धुर्रा होता है, जब वो चलता है तो वो जो बीच में लगा है ना, जब चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो वो हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, है ना। क्या कहा हमने, यह नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो जब करंट दिया तो उस मोटर के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र बना। अब मोटर के अंदर जो धुर्रा है, जो घूमता है, जो धुर्रा है, वो क्या है, किसी चालक पर, एक प्रकार का चालक है, किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो उस पर जो धुर्रा है ना, वो चलेगा किस तरफ, दाहिने घूमेगा कि बाएं घूमेगा, उसको दिखाता है। तो बल अगर ऊपर की तरफ लगता है तो दाहिने घूमता है, बल अगर नीचे की तरफ लगता है तो वो बाएं घूमता है। तो मोटर जो चलता है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जो धुर्रा है वो क्या है, चालक है। उस पर लगने वाले बल को अगर हमें ज्ञात करना है कि बाएं घूमेगा कि दाएं घूमेगा, तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लाइन आपको यहां और जोड़ना है, क्या, यह नियम विद्युत मोटर, यह नियम विद्युत मोटर के, यह नियम विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, है ना, इसको क्या करेंगे आप, नोट कर लीजिए। तो मैं हट जाता हूं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ ना, आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख के चलना है, ठीक है। और इसको आप याद कर लीजिए, इसको लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए बिना देखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको आएगा नहीं, इसको मान के चलिए। आपको लगता होगा अरे हम तो याद कर लेंगे, छोटा सा ये क्या है, समझ गए हाथ होता ऐसे ऐसे करके लिख ले जाएंगे। लिख दुनिया ले जाती है, नंबर वही अच्छा पाता है जो प्रॉपर प्रैक्टिस करता है, जो बार बार लिखने की प्रैक्टिस करता है, ताकि एग्जाम में गलती होने के चांसेस 0.001% हो, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज के उपयोग का महत्व बताइए। फ्यूज के उपयोग का महत्व, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, फ्यूज तार का महत्व, फ्यूज तार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज तार या फ्यूज वायर, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज वायर, फ्यूज वायर ही बोलते हैं। फ्यूज तार क्या होता है, आपको पता है कि घरों में जो विद्युत धारा आती है, खंभे या किसी माध्यम से लाइट आती है आपके घरों में, तो लाइट आती है तो आपका जो परिपथ होता है, उस परिपथ में क्या करते हैं, हम एक फ्यूज तार लगा देते हैं। जैसे टाँका होता है नहीं, क्या कहते हैं, जो रांगा आता है तार और जोड़ने वाला, उसी का होता है। मान लो यहाँ से लाइट आई, ये घरों में आना है, घर में पूरा परिपथ है, यहाँ पूरा फैलना है, तो यहाँ पर एक ऐसे स्विच लग जाएगा, ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ एक स्विच लग जाएगा और यहाँ पर एक ऐसे 2 पॉइंट होंगे जिसमें एक फ्यूज तार लगा होगा। फ्यूज तार, इस फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होगा वो उच्च होगा, और इसका जो गलनांक होगा वो निम्न होगा। यानी जैसे ही ये गर्म होगा तुरंत ही पिघल जाएगा, गल जल्दी जाता है, लेकिन प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक होती है, अधिक से अधिक करंट इसमें से फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर ये गर्म होगा तो ये पिघल जाता है जल्दी।
तो इसको लगाने से क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, आपके जितने भी परिपथ घर में लगे हैं कहीं दो वायर शॉर्ट कर गया, तो आपको पता है I इज इक्वल टू होता है V बाई आर। तो जैसे ही दो तार शॉर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान हो जाता है 0, प्रतिरोधी खत्म हो जाता है, कोई उपकरण ही नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मान रख देंगे 0, और जैसे ही हम किसी में 0 से भाग करते हैं तो वो इनफाइनाइट आ जाता है, यानी उस परिपथ में अनंत धारा बहने लगती है। और जब अनंत धारा बहती है तो सारे उपकरण क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि करंट जैसे बहेगा तुरंत सभी तार क्या होंगे, गर्म होंगे, सभी तार क्या होंगे, गर्म होंगे। जैसे मान लीजिए कोई उपकरण है, उसमें इतना मोटा तार लगा है, ठीक, कोई उपकरण है कुछ भी, अब ये भी गर्म होना शुरू हुआ क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी गर्म होना शुरू हुआ, फ्यूज भी गर्म होना शुरू हुआ। इसकी अपेक्षा हजारों गुना कम गलनांक होता है किसका, इसका। ये गल पाए जो उपकरण लगा उसका तार कटे उससे पहले ये तार कट जाता है, उससे पहले ये तार कट जाता है, और जैसे ये तार कटेगा यहाँ से सर्किट टूट जाएगा, करंट बहेगी नहीं, तो बाकी के उपकरण जो तारों से बने हैं वो जलने से बच जाएंगे। समझ में आया? तो इसका फ्यूज तार का महत्व समझ में आ गया कि घरों में लगे उपकरणों को जलने से बचाने के लिए है, बस। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम पहले करवा चुके हैं, प्रॉपर ढंग से डायग्राम बना के लिख के किए हैं, पिछले वाले सेट में आप जाके वहां देख लीजिएगा, ठीक। तो इसका हम महत्व लिखते हैं। महत्व क्या होगा, घरों में फ्यूज तार को लाइव वायर लाइव मतलब प्लस वाले में, लाइव तार में फ्यूज तार को, घरों में फ्यूज तार को लाइव वायर में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यदि कभी भी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है, तो परिपथ में अनंत धारा बहने लगती है, जिससे परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है। एक सेकेंड, जिससे, रुक जाइए, अनंत धारा बहने लगती है जिससे घरों में लगे उपकरण जैसे पंखा, कूलर, प्रेस, बल्ब आदि के जलने का खतरा रहता है, फ्यूज तार इनसे पहले ही यानी इन्हें कुछ हो उससे पहले फ्यूज तार इनसे पहले ही कट जाता है तथा उपकरण खराब होने से बच जाते हैं, तो ये थे हमारे फ्यूज तार का महत्व या उपयोगिता। क्या है कि घरों में फ्यूज तार को लाइव वायर में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो फेज वाला तार होता है उसी में जोड़ा जाता है। यदि कभी भी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं टच हो गया, तो परिपथ में अनंत धारा बहने लगती है, जिससे घरों में लगे उपकरण जैसे पंखा, कूलर, प्रेस, बल्ब आदि के जलने का खतरा रहता है। भाई धारा अधिक बहेगी तो जल भी सकता है कुछ,
तो फ्यूज तार इनसे पहले ही कट जाता है, यानी ये सब जले इससे पहले फ्यूज तार कट जाता है तथा उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। यानी फ्यूज तार का एक लाइन में बोले तो फ्यूज तार का इस्तेमाल घरों में लगे उपकरणों को जलने से बचाने के लिए किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक टर्म यहाँ पे और पूछता है, अतिभारण क्या है। अतिभारण क्या होता है, जब कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ऐसी कंडीशन में जो परिपथ है यानी जो तार और लगे हैं वो तार आग पकड़ लेती है, जल जाते हैं, पूरे ऊपर की प्लास्टिक जल जाती है, तो वही अतिभारण कहलाता है। अधिक भार पड़ जाना अतिभारण कहलाता है। अधिक लोड पड़ने से उपकरण जलने लगते हैं, तार जलने लगता है, यही अतिभारण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और रह गया लास्ट, उसको भी करवा देते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इन सबको लिख के भी पढ़ा सकता था, पहले से सब कुछ रेडी रखता, लेकिन नहीं, मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, लिखने के बाद पढ़ाने में। जो मजा है डायरेक्ट लिख के पढ़ाने में, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रायः निम्न विद्युत आपूर्ति तारों के विद्युत रोधी आवरण के रंग होते हैं। आवरण के रंग पूछा है, रंग 3 दिया है। देखिए पहला क्या है, वैद्युतनमय तार, वैद्युतनमय तार। बी दूसरा है उदासीन तार, उदासीन तार। और सी तीसरा है भूसंपर्क तार, भूसंपर्क तार, भूसंपर्क तार, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, पूछा है इनके रंग बताइए। देखिए विद्युतमय तार को हम कहते हैं जीवित तार, जीवित तार या लाइव वायर कहते हैं। ये प्लस होता है, प्लस वाला जो आप कहते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। उदासीन तार को आप न्यूट्रल वायर कहते हैं, न्यूट्रल वायर, जिसे आप निगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, निगेटिव। भूसंपर्क को आप अर्थ वायर कहते हैं, जो पृथ्वी से जुड़ी होती है, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो कह रहा है वो तार जो प्लस वाला होता है और वो तार जो माइनस वाला होता है, और एक तार और जो जमीन में गाड़ा जाता है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर जो रंग लगा होता है ना, वो किस रंग का होता है। रंग का मतलब समझते हैं, जैसे ये तार है, ये तार के ऊपर प्लास्टिक है, इसे ही कहते हैं आवरण, विद्युत रोधी आवरण। मतलब इसको पकड़ोगे करंट थोड़ी मारेगा, तो विद्युत को अवरोधित कर देने वाला, रोक देने वाला, तो ये विद्युत रोधी आवरण है। इसका रंग कैसा है, काला। क्या है, काला। ऐसे कुछ होते हैं जैसे लाल होते हैं, कुछ हरे होते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें समझना है, केवल रंग लिखना, कुछ और नहीं लिखना, केवल रंग लिखना है इसका। तो विद्युतमय तार जो होता है, ये होता है जीवित तार लाल रंग का, लाल रंग का। आप पूरा बढ़िया से लिख देना, क्या, विद्युतमय तार या जीवित तार लाल रंग का होता है, या इसका आवरण लाल रंग का होता है, ठीक है। उदासीन तार की बात करें तो न्यूट्रल, जैसे आपके खम्भे से 2 लाइट आती है ना, 2 तार खम्भे से, तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो प्लस वाला होता है लाल रंग का, और जो माइनस वाला उदासीन होता है, ये होता है हरे रंग का, हरे रंग का। आप कह दीजिए सर काला होता है, नहीं भैया, ये काला नहीं होता। हम लोग लगाने को चाहे जो सेट कर देते हैं। नियम जो, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाइए, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ इंजीनियर्स आते हैं वायरिंग करने, वहां वो इसको लाल से, इसको हरे से ही बनाते हैं, ताकि कोई दूसरा इंजीनियर कहीं से भी आ जाए, दूसरा इंजीनियर आए तो तुरंत उस तार को, रंग को देख के पहचान जाए, हाँ ये कौन सा तार है। और हम लोग जो पाए, प्लस में भी काला, माइनस में भी काला, प्लस में भी लाल, माइनस में भी काला, जो पाते हैं ठोक देते हैं। समझ में आया। तो ऐसा नहीं करना है। तो जीवित तार जो होता है वो लाल रंग का होता है, उदासीन तार जो होता है वो हरे रंग का होता है, भूसंपर्क तार जो होता है वो काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। पूरा आप लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका डन होगा, केवल रंगों के नाम लिखने थे और कुछ नहीं लिखना था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेता तारों के प्रकार बताइए तथा उसके रंगों को बताइए, पूछता है, तो आप लिखते हैं तारों के प्रकार 3 प्रकार के हैं, ये, इनके रंगों के नाम ये हैं। समझ में आया। एक क्वेश्चन और है, इसी में है, किसी विद्युत संधारित्र को भू संपर्क करने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। भू संपर्क क्या है, विद्युत संधारित्र मतलब विद्युत उपकरण। बात को समझिए, हमारे घरों में जो प्लग लगा होता है, जो प्लग लगा होता है, आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे,
ठीक है। तो इनमें तो मान लो प्लस प्लस दोनों में, ये माइनस माइनस, लेकिन इसमें क्या होता है, और इसी के साथ साथ मान लीजिए हमारे पास एक उपकरण है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक उपकरण है कोई, और इसका तार है वायर, इसमें जो लगा है प्लग, क्या लगा है, प्लग। तो प्लग में आप देखेंगे कि एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, और एक ऐसे होता है, तीन प्लग होते हैं, तीन तीन प्लग वाला होता है। तो ये जो तार इसमें जुड़ा होता है ना, तार इसमें गया रहता है, इसमें तीन तार जाता है, एक इससे और ये के इससे जुड़ा होता है। तो ये जो दो मेन तार है ना, जो इसमें खोसे जाते हैं, जिसमें करंट आता है, वो इसके अंदर लगे एलिमेंट से जुड़े होते हैं, तो इसके लगे एलिमेंट से जुड़े होते हैं। और जो तीसरा तार होता है इस प्रेस की बॉडी से जुड़ा होता है, जो भी उपकरण है उसके बॉडी से जुड़ा होगा, इसकी बॉडी से जुड़ा होता है, ताकि जब हम यहाँ खोसते हैं ना इसको, तो खोसते हैं तो जो बॉडी से जुड़ा वाला तार ही लास्ट में होता है, और ये कहाँ आ जाएगा, इस वाले में, इसमें आता है। अब ये तार क्या होता है, इसमें लाइट का करंट नहीं आता, ये जितने भी प्लग आपके पास होंगे घरों में, है ना, वो सब इससे जुड़े होते हैं, और ये सीधा हम लेके जाते हैं जमीन में गाड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से मिले सरिया गाड़ के लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि जब भी ये उपकरण चलता है तो इससे जो एडी करंट होता है या अतिरिक्त करंट होता है, कभी कभी आपने सुना होगा हवाई फायर, तार के ऊपर रखते हैं तो जलता है, वो टेस्टर बताता है कि लाइट है। तो जो अतिरिक्त करंट कभी कभी झटक देता है हमको, जो अतिरिक्त करंट होता है वो तुरंत इस बॉडी से आते हुए इस प्लग में जाता है, यहाँ से इसमें जाता है, और यहाँ से सीधा कहाँ चला जाता है, जमीन में चला जाता है। तो ये लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रामीण एरिया में 99% घर ऐसे हैं जहां लगाया ही नहीं जाता, पता ही नहीं है किसी को तीसरा छेद किस लिए बना है, ठीक है, जो ऊपर वाला है किस लिए बना है। तो ये भूसंपर्क तार होता है, लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेट नंबर 4 824 सीएम कोड का अनुस्वार पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिया फिजिक्स का, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, 7 ही सेट होते हैं, 4 सेट हमने धीरे धीरे सब कर लिया है। हर एक क्वेश्चन को मैंने बताया, हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के बताया है। आपकी जिम्मेदारी है उन सभी क्वेश्चनों को पढ़िए, सबको लगाइए, ठीक है। बाकी के 3 सेट बचे हैं उनको हम कल से करवाएंगे, कल 5वें का नंबर होगा, फिर 6वें का होगा, फिर 7वें का होगा। 15-20 दिन में सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।